मित्रों नमस्कार। मैंने ये जो मॉडर्न हिस्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल आरंभ किया है, इसके पीछे खास उद्देश्य ये है कि इतिहास के क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न अवधारणाओं और विसंगतियों के बीच किस तरह से तालमेल बिठा करके एक सही इतिहास हम लिख सकें। सच्चे इतिहास की तलाश हमेशा से रही है और इतिहास इतना लोकप्रिय विषय है कि इसे जितनी भी ब्रांचेज ऑफ लर्निंग में है उसमें प्रमुख स्थान प्राप्त है। अभी मैंने ये प्लान किया है, वैसे मेरा कोई टारगेट ग्रुप इसके लिए नहीं है, किसी क्लास के लिए भी ये वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि ये उन सब लोगों के लिए है जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास के अध्ययन अध्यापन और शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक और इतिहास के विद्वान सभी सम्मिलित हैं। मैं अपनी सीमाओं के अंतर्गत जो मैंने नॉलेज अचीव की है, जो ज्ञान अर्जित किया है इतिहास के विषय में, जो एक्सपीरियंस किया है, उसे मैं इन वीडियो को देखने वालों के साथ शेयर कर सकूं। और यदि मैं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में एक बिंदु भर भी जोड़ पाऊँ तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा। इन उद्देश्यों से यह चैनल शुरू किया है और मैं चाहूँगा कि आप इसमें अधिक से अधिक जुड़ें। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं ख़ास तौर पर जो प्रारंभ कर रहा हूँ आधुनिक राजस्थान के इतिहास पे, मैं एक श्रृंखला के रूप में अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आधुनिक इसलिए चुना है क्योंकि आधुनिक और समसामयिक मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज़ माई फील्ड, इट्स माई इंटरेस्ट एंड होल लाइफ आई हैव taught all the subjects related to modern history, whether it is modern world or modern India, modern Rajasthan or modern regional histories, modern Europe, modern world. So throughout of my life I have been a student of modern history. So I thought that the modern history of Rajasthan is very important. राजस्थान का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि पिछले वर्षों में राजस्थान सरकार की ओर से विभिन्न उपक्रमों में या सरकारी उपक्रमों में रिक्रूटमेंट के जो जीके का पेपर होता है उसमें राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया गया है। और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स या जो हेल्थ वर्कर्स, जो इंजीनियर्स, जो डॉक्टर्स, लाइब्रेरियंस, इवन टीचर्स जो इस प्रदेश को सर्व करें, उसे इस प्रदेश की इतिहास और संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास मानव सभ्यता के विकास को व्यवस्थित तरीके से ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। विश्व इतिहास के संदर्भ में भी हम देखें तो पूरी मानव सभ्यता एक है और उस मानव सभ्यता के विकास भी लगभग एक चरणों जैसे हुए हैं। केवल कुछ क्षेत्रीय विषमताएं हो सकती हैं या कुछ समय का आगे पीछे हो सकता है, वरना जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं वे समान ही पाई जाती हैं। मैं यहाँ इस बात पर अधिक जोर नहीं दूंगा, मैं वापस आता हूँ राजस्थान के इतिहास पर और इसमें भी आधुनिक राजस्थान का इतिहास, क्योंकि जो इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि युग बोध सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमने न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री को 4 युगों में विभाजित किया है। पहला प्राचीन काल, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, एंशिएंट टाइम कहते हैं, एंशिएंट पीरियड कहते हैं। एंशिएंट, देन मिडिवल मध्यकालीन, देन मॉडर्न आधुनिक और उसके बाद कंटेम्प्रेरी यानी कि समसामयिक। तो ये 4 भागों में विभाजित होता है। और इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक काल की, आधुनिक काल इज़ अवर नियरेस्ट पास्ट। ये हमारा सबसे नियरेस्ट पास्ट है, जो हमारा अतीत है उसका समीपतम जो पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। और आज जिस स्टेज पर हम लोग पहुँचे हैं
उसकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ लिंकेजेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यूँ तो हमारे आज की स्थिति प्राचीन से भी लिंक है, बट आधुनिक काल से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक राजस्थान का संदर्भ है, राजस्थान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो आधुनिक इतिहास है वह भारत के अन्य भूभागों की तुलना में कुछ भिन्नता लिए हुए है। यदि हम प्राचीन काल को देखें तो राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और 12वीं सदी तक वही प्रवृत्तियाँ रहीं जो अखिल भारतीय स्तर पर रही हैं, चाहे वो राज्य निर्माण की हो, समाज निर्माण की हो, संस्कृति के निर्माण की हो। वो इतिहास हमको बराबर कदम ताल करते हुए नज़र आता है कि संपूर्ण देश के विभिन्न भूभागों के साथ राजस्थान भी निरंतर बना रहा। मध्यकाल में राजस्थान की इम्पोर्टेंस एकदम बढ़ जाती है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि मध्यकाल में दिल्ली, ऐसे तो दिल्ली प्राचीन काल में भी है और राजस्थान का दिल्ली से सीधा संपर्क रहा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दिल्ली के भी शासक थे वो, तो दिल्ली तक उनका शासन था। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान कहीं सीमित है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक जो सीमाएं हैं वे समय समय पर बदलती रही हैं। वर्तमान में जो हम राजस्थान देखते हैं, जो 1949 के बाद जो अस्तित्व में आया, वो एक डिफरेंट राजस्थान है। उसके पहले का राजस्थान डिफरेंट है। और पहले भी समय समय पर थोड़ा बहुत क्षेत्रीय और भूभागीय परिवर्तन होते रहे, डायनेस्टीज़ बदलती रही और डायनेस्टीज़ की प्रमुखता बदलती गई, एक अलग विषय है। लेकिन मध्यकाल में राजस्थान के इतिहास का एकदम महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो दिल्ली और आगरा, जो मध्यकाल में राजनीतिक सत्ता के केंद्र रहे, जो राजधानियाँ रहीं, उनके समीप स्थित होने के कारण राजस्थान की विशिष्ट स्थिति है। जैसा हम प्राचीन काल में देखते हैं कि जो 10वीं सदी से 12वीं सदी का काल है उसको मुख्य रूप से राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। और राजपूत काल का जो पल्लवन और पुष्प जो हुआ है, जो विकास हुआ है, राजस्थान उसका प्रमुख क्षेत्र रहा है। यहाँ ऐसे जातीय समूह अस्तित्व में आए या जातीय समूह उभर कर सामने आए जिन्होंने अपने एक नई अलग संस्कृति, और वह संस्कृति जिसमें आन बान शान के लिए मिटने वाली वीरता की, जो यहाँ की कविताओं में अक्सर दिखाई देता है कि इलाना देनी अपनी हालरी यहाँ हुल रहा है, बुद्ध सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि इलाना देनी अपनी भूमि किसी को नहीं देनी, और इसके लिए अगर हम मर भी जाएं तो इससे बड़ी प्रशंसा का कोई काम नहीं होता। मध्यकाल में आप देखते हैं कि जो राजस्थान में अब टूरिस्ट आते हैं, या हम जो राजस्थान की संस्कृति की बात करते हैं, इसका जो अधिकतम विकास है वो मध्यकाल में दिखाई देता है। और मध्यकाल में हम देखते हैं जितना स्थापत्य, जितनी चित्रकला, जितना संगीत, इन सब का जो विकास हुआ, और अभी भी जो पर्यटकों के आकर्षण का विषय जो राजस्थान रहता है वे मध्यकालीन ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन स्मारकों में महल, दुर्ग, मंदिर और भी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मध्यकाल की जो वीरता का है, जो संघर्ष का है, और किस तरह से केंद्र के साथ, जो भी केंद्र की सत्ता रही दिल्ली और आगरा की, उनके साथ संघर्ष और समन्वय कैसे कैसे समय के अनुसार किया। राजस्थान के इतिहास ने अनेक युग देखे, ऐसे युग भी देखे जब यहाँ आतताई आए, विध्वंसक लोग भी आए, लेकिन वह युग भी हुआ कि यहाँ जो है शांति स्थापित हुई, यहाँ सृजन हुआ, यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ विकास हुआ। तो आप ये देखें कि इस तरह से ये इतिहास जो है आगे तो बढ़ता है, और कभी समाज भी पीछे नहीं जाता, आगे ही जाता है। किंतु समटाइम्स वी फील दैट वी आर कमिंग डाउन। ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट है ये सीधी रेखा में ना होकर के स्पाइरल रूप में होता है, और जो स्पाइरल लहरें हैं तो लहरों कई बार आपको ऐसा लगता है यू आर गोइंग डाउन, अदरवाइज यू आर गोइंग अप। हिस्ट्री कभी भी पीछे जाने का नहीं होता है, इतिहास समाज को आगे ले जाने की ही बात करता है। इतिहास की जो लोकप्रियता है वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि एक ऐसी ये विधा है जिसमें ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख शाखा है। दूसरे अर्थों में कहूँ कि हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ सोसाइटी। किसी भी समाज का जो
स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, वो हिस्ट्री है। आज आप कहाँ हैं, ये आप इतिहास अगर आप जानते हैं तभी आपको पता चलेगा कि किन किन युग और बाधाओं को पार करके आज की स्थिति में आप लोग आए हैं। तो इसलिए क्या है कि इतिहास का महत्व तो है, लेकिन इसमें जो मैं बात कर रहा था कि जो इतिहास है इसको देखने के भी अनेक नज़रिए हुए। जैसे विश्व इतिहास को हम कई बार देखते हैं, तो विश्व इतिहास का जो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ने के लिए जो इतिहास बना गया है वो आवश्यकता के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि जब विश्व की एकता या विश्व के भाईचारे की बात होती है तो हम समग्र विश्व को एक 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 ह्यूमन सोसाइटी के उस रूप में देखते हैं और उसके इतिहास की हम बात करते हैं। विश्व इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। विश्व इतिहास में प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं, प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं, और एक सौभाग्य की बात है कि भारत को ये सौभाग्य मिला है कि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृतियों में से एक है। और जितनी प्राचीन राजस्थान भारत की संस्कृति है उतनी ही प्राचीन राजस्थान की भी संस्कृति है, क्योंकि राजस्थान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं वे भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ उनके समानांतर सभ्यताएं भी विकसित हुई, उसका भी हमारे यहाँ अवशेष मिलते हैं। और तमाम आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उन एक्सकेवेशन से राजस्थान में भी रिच आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं। मैं खैर उस पर बात नहीं करना चाह रहा, फिलहाल मैं अपने वापस उस विषय पर आना चाहता हूँ कि विश्व इतिहास को हम लोग पढ़ने लगे। और विश्व इतिहास के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इतिहास है इसके भी कुछ एरिया के हिसाब से हमने इसको परिभाषित किया। जैसे हमने अभी युगों की बात की कि प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल और समसामयिक, या कहें उसे समकालीन। तो ये 4 जो हैं युग हैं। उस तरह से जो इतिहास के जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की सुविधा के लिए, समझने के लिए इतिहास को हमने एक विश्व इतिहास की रचना करी। उस विश्व इतिहास के अंतर्गत, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व इसमें सम्मिलित है, जिसका भाग भारत भी है, राजस्थान भी है और तमाम मानव सभ्यता है। मैं एक बड़ी रोचक बात जो मुझे याद आती है, जब मैं विद्यार्थी था, PhD कर रहा था, तो मुझे एक किताब मेरे सामने आई, राजस्थान बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स, 2 विश्व युद्धों के बीच का राजस्थान। तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा वो मुझे टॉपिक, और उस किताब को मैं पूरा पढ़ गया। पढ़ने के बाद उसमें मुझे ये ज़रूर नहीं लगा कि इसका टॉपिक तो ठीक है और उस युग की बात भी कर रहा है, लेकिन इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ लिंक नहीं किया गया है। तो वहाँ मुझे एक अभाव ज़रूर नज़र आया, और मैंने सोचा कि इस अभाव को भी दूर किया जाएगा कि किस तरीके से जो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रवृत्तियाँ हैं वो किस तरह से हमें एक क्षेत्रीय इतिहास में भी दिखाई देते हैं। तो विश्व इतिहास के बाद फिर क्षेत्रीय इतिहास आते हैं। क्षेत्रीय इतिहास जो हम कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री देखते हैं, यूरोप का इतिहास है, अमेरिका का इतिहास है, अफ्रीका का इतिहास है, एशिया का इतिहास है, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है, ये तमाम इतिहास हम जो है इसको हम क्षेत्रीय इतिहास कहते हैं। विश्व इतिहास के बाद ये रीजनल हिस्ट्रीज हैं, लोकल हिस्ट्री नहीं है, ये रीजनल हिस्ट्री है, मतलब क्षेत्र हैं जो वर्ल्ड को हम विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हैं। और हम एशिया के इतिहास की भी जब बात करते हैं तो हम समग्र इतिहास एशिया को भी एक साथ पढ़ते हैं, किंतु एशिया के साथ साथ हम लोग जो बात करते हैं, कभी बात करेंगे हम साउथ एशिया की, कभी हम साउथ ईस्ट एशिया की, कभी ईस्ट एशिया की, कभी हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, देन वेस्टर्न एशिया की। तो ये मतलब एशिया के इतिहास को, एक रीजनल हिस्ट्री को भी हम सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं। और इसको डिवाइड करने के पीछे ये है कि जहाँ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स जो आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको समूह के रूप में हम अध्ययन करते हैं, और समूह के रूप में अलग अलग अध्ययन करके फिर उसको समन्वित करके एक मुख्य धारा का इतिहास तैयार करते हैं, जिससे आप एशियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री या यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, क्योंकि हिस्ट्री तो रिलीजन्स की भी है, थियोलॉजीज़ की भी है, नेचर की भी है, हर चीज़ का अपना एक इतिहास है। फिलहाल मैं जिस सभ्यता के इतिहास की हम बात करते हैं वो मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की विश्व का इतिहास, फिर क्षेत्रीय इतिहास जिसमें कॉन्टिनेंटल हिस्ट्रीज, देन कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री में जब एशिया की बात करते हैं तो उसमें एशियन हिस्ट्री के भी डिफरेंट रीजन्स को अलग से देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है वो है नेशनल हिस्ट्रीज।
मतलब राष्ट्रीय इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज़, जिसमें हम यूरोप के विभिन्न देशों का अलग अलग इतिहास पढ़ते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। उस तरह से हम अमेरिका के भी अलग अलग इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम जब आते हैं नेशन में, तो हम भारत के इतिहास की बात करते हैं। और भारत के इतिहास को जो है हम कहते हैं सही अर्थों में भारत का इतिहास ये नेशनल हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री ऑफ नेशंस। ये नेशन जो शब्द है ये अस्तित्व में बहुत बाद में आता है, लेकिन आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेशंस का इतिहास राष्ट्रों का इतिहास है। और जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर राष्ट्र हैं, और उसमें हम भारत के इतिहास की हम बात करते हैं। और भारत के इतिहास में राजस्थान का जब इतिहास आता है तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, और कहिए समसामयिक रूप में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भारत के इतिहास के निर्माण में अगर राजस्थान के इतिहास को अलग कर दें तो इतिहास अधूरा हो जाता है। तो पूर्ण हिस्ट्री हम देखें, राजस्थान एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ऑफ इंडियन हिस्ट्री। So history of Rajasthan is a major component of the history of modern India। लेकिन इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं उसमें खास बात ये होती है कि युगबोध भी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अक्सर देश काल, देश और काल। और उन देश और काल के संदर्भ में जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हिस्टोरिकल होना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि आपको एक इतिहासकार को, चाहे वो अध्ययन करता है, अध्येता है, शोधार्थी है या शिक्षक है, उसे उस युगबोध में जाना होता है ताकि वो इतिहास को सही अर्थों में समझ सके। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं और इसको विस्तार ना दे करके संक्षिप्त करना चाहूँ तो इतिहास में जो परंपरा, जिसको हम अच्छा इतिहास मानते हैं, हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री किस तरह से अचीव किया जा सकती है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए हमें किन सावधानियों का किस बातों को सावधानी रखनी चाहिए। सबसे प्रमुख सावधानी है कि इतिहास तथ्यपरक होना चाहिए। इतिहास कभी काल्पनिक, मनगढ़ंत और हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं लिखा जा सकता, ना लिखा जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इतिहास को प्रदूषित करते हैं। इतिहास वही है जो तथ्यों पर आधारित हो। हाँ, आप जो तथ्यों पर बेस्ड विश्लेषण है उसमें भिन्नता हो सकती है, उसमें आप अलग बात कर सकते हैं, किंतु तथ्यों को नकारना या मनगढ़ंत तथ्य सम्मिलित करना ये इतिहास को प्रदूषित करना है। तो इतिहास सबसे पहली बात तथ्यपरक होना चाहिए। बिना एविडेंस के कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती। एविडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कहीं कहीं एविडेंस नहीं मिलते हैं तो हम दूसरे एविडेंसेस से एक इन्फ्रेंस निकाल करके और हमें कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम एक तथ्य बनाने की कोशिश करते हैं लॉजिकल तरीके से। तो दूसरी बात क्या है कि इतिहास जो शुद्ध होगा वही होगा जो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। अगर पूर्वाग्रह हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होंगे देन हम हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहते। हमने एक अपनी भावना बना ली है, उन भावनाओं में बहते हुए हमने नरेटिव तैयार कर लिया है और इतिहास में हम चाहे जिस तरह के गुणगान करने लगते हैं, चाहे जिस तरह की बातें करने लगते हैं, बेसिर पैर की बातें भी करते हैं। और कभी कभी तो हम युगबोध भी भूल जाते हैं। हम कभी कभी तो अकबर और अशोक की भी मीटिंग करवा देते हैं। तो ये स्थितियाँ कई बार मिलती हैं कि तो ये खैर अलग विषय है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि इतिहास, सही इतिहास वो होगा जो तथ्यपरक होगा, पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा, जिसमें कोई पूर्वाग्रह ना हो, पहले से कोई प्री कंसीव्ड आइडिया ना हो कि मैं ये कह दूँ इस जात के लोग खराब होते हैं, इस नस्ल के लोग खराब होते हैं, इस धर्म के लोग खराब होते हैं, यहाँ का राज्य खराब, वहाँ का राज्य, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करके देखिए। दूसरा क्या है कि जो इतिहास में लिखा जाए वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर लॉजिकल है, लॉजिक अपने आप में साइंस है, अगर लॉजिकल है तब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से स्वतः ही वो निष्पक्ष भी होना चाहिए। तो ये इतिहास की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन जो वर्जित है इतिहास में, जो वर्जित होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भाग्य और भगवान के लिए कोई स्थान इतिहास में नहीं है। इतिहास में चमत्कार और जो एक से करिश्मा है वो वर्जित है, क्योंकि यहाँ जो होता है वो भौतिक घटनाएं हैं। आध्यात्मिक और काल्पनिक और दार्शनिक कुछ नहीं होता है, घटना है, उनको आप
तरीके से सोच सकते हो, उसको दर्शन से सोच सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ चमत्कार जैसी चीज़ नहीं होती। मैं आज एक कोई वीडियो देख रहा था और इस समय क्या है कि उस वीडियो पे गोविंद गिरी एक राजस्थान में हुए हैं। गोविंद गिरी जिनके नेतृत्व में भीलों का भगत आंदोलन हुआ और उस भगत आंदोलन पे मुझे भी लिखने का अवसर मिला है। मेरी पूरी किताब है ट्राइबल रिवोल्ट्स इन राजस्थान, और उस ट्राइबल रिवोल्ट्स में मैंने इसको सम्मिलित किया है। मेरी एक किताब राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन है, उसमें मैंने उसको लिया है। इसके पहले अंग्रेज़ी मेरी किताब प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान छपी थी, उसमें मैंने इसको लिया है। देन आई हैव रिटन ए बुक ऑन मास मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, उसमें मैंने इस पर लिखा है। तो इस पर और जो भी लिखे गए हैं ख़ास तौर पर जो जिससे उनके ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक मैंने आर्किवल सोर्सेज के आधार पर सबको लिखा है। तो उसमें आज क्या हुआ कि मुझे जब वो वीडियो देखने को मिला तो उस वीडियो में जिस तरह की बात बताई जा रही थी मैं आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा गोविंद गिरी एक जो पढ़ाने वाले जो भी टीचर थे, गोविंद गिरी एक अवतार थे। फिर उन्होंने कहा कि उसने संप सभा बनाई क्योंकि वो योगी थे और शिव उपासक थे और सांप उनके देवता हैं, इसलिए वो सभा का मतलब संप सभा। मतलब ऐसी बेसिर पैर की बातें। और फिर आगे तथ्यात्मक कि उनका जन्म डूंगरपुर के बंसिया गांव में हुआ। भाई भेड़सा गांव मैंने भी रिकॉर्ड में देखा है, भेड़सा में हुआ। तो मुझे लगा कि किस तरह से आजकल ये जो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज्ञान को विस्तार तो दिया है, लेकिन ज्ञान को विस्तार देने के साथ इसमें जो डाइल्यूशन हुआ है, जो उसमें मिलावट हुई है, वह मिलावट शुद्ध ज्ञान को ढक देता है, अप्रभावी बना देता है। तो हमें इतिहास का अध्ययन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ना इसमें इतिहास में भाग्य काम करता है। हम कभी नहीं कह सकते कि ये राजा जी इसमें इसलिए हार गए, इनके भाग्य में ही लिखा था, या भगवान की इनके ऊपर कृपा नहीं थी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपना धर्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, और हम ये भी जो धर्म को मानते हैं हम समझते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन हम इतिहास में ये नहीं कह सकते। इतिहास में तो हमें उन घटनाओं को, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैं जो आधुनिक राजस्थान पे वापस आना चाह रहा हूँ, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आधुनिक जैसे प्राचीन राजस्थान और प्राचीन भारत के साथ बिल्कुल समानता बैठती है, मध्यकालीन भारत के साथ भी मध्यकालीन समानता बैठती है, किंतु आधुनिक काल में राजस्थान भारत के अन्य भूभागों से कुछ अलग प्रतीत होता है और इसकी विशेषताएं भी अलग हो जाती हैं। जब हम ये मानते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई बंगाल में, वहीं से उन्होंने अंग्रेजी राज की नींव रखी। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में जब बंगाल के नवाब और मुग़ल बादशाह की संयुक्त सेनाएं परास्त हो गई, तो कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। तो औपचारिक रूप से भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई। तो जब मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1757 से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, या यूरोपियंस इन इंडिया से भी शुरू कर देते हैं, या ब्रिटिश इन इंडिया से हम शुरू कर देते हैं। उसमें हम कर्नाटक बार और इन सबको भी पढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान का जो आधुनिक काल है वो 1757 में शुरू नहीं होता है। राजस्थान का आधुनिक काल सही अर्थों में 1818 मतलब लगभग 60 साल से बाद में शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन भूभागों में मॉडर्न पीरियड हम राजस्थान से 60 साल पहले मानते हैं, उनके बीच में और राजस्थान के बीच में क्षेत्रीय असंतुलन हर क्षेत्र में तो स्वाभाविक तौर पर होगा ही। दूसरी बात क्या है जो मैं अभी अगली अपने वीडियो में बात करूंगा, मैं उसमें मुख्य रूप से सीधा मॉडर्न राजस्थान पे ही बात करूंगा कि मॉडर्न राजस्थान जो भिन्न है, उन भिन्नताओं का परिणाम क्या है। क्योंकि हम जो देखते हैं जिस तरह के स्टेट राजस्थान में अंग्रेज़ों के आने के पहले हैं, उन स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पूरी सोसाइटी है, उसको किस तरह से एक जो नई व्यवस्था लागू होती है 1818 में, वह प्रभावित करती है। क्योंकि जो शासक यूँ तो मध्यकाल में भी अधिकांश समय जो भी सत्ता केंद्र में रही, उस केंद्र ये सत्ता के साथ के मातहती राजस्थान रहा। और उस मातहती में चाहे वो टर्क्स आए तो टर्कन सबसे पहले ये जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, और
ये गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है 13वीं सदी में। तो उसके बाद जो अजमेर है वो सेंट्रल पावर का सेंटर बन गया। जो भी केंद्रीय शक्ति, जब तुर्क्स पावर में रहे तो अजमेर उनके पास में था। उसके बाद मुग़ल हुए तो मुग़ल के पास अजमेर था। उसके बाद मराठे हुए तो मराठों के पास अजमेर था। उसके बाद अंग्रेज हुए तो उनके पास अजमेर था। तो अजमेर से वो जितनी देसी रियासतें थीं इनके साथ कोऑर्डिनेशन किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो एक क्वालिटेटिव एक चेंज हुआ वो ये था कि जो 1818 में अंग्रेज़ों के साथ राजस्थान के शासकों ने संधियाँ की, राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजी सेना का कोई मुकाबला नहीं किया। किसी भी शासक का मुकाबला करने का इतिहास नहीं मिलता है। वो सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि मराठा और पिंडारियों के आतंक से इतने भयभीत हो गए थे कि उनके आतंक से मुक्ति के लिए राजस्थान के शासक अंग्रेज़ों के शरणागत होने लगे। और जो 1818 जब संधि हुई तो उसमें क्वालिटेटिव चेंज ये आया कि जो इंटरनल ये जो स्टेट्स थे इनको संधि के तहत आंतरिक मामलों में तो स्वायत्तता प्रदान की गई थी, किंतु वो जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स थे वे अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिए। और इसे हाथ में लेते ही सारी चीज़ें उलट पुलट गई। क्यों कि जो जागीर सिस्टम था इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन मिलिट्री सर्विसेज ऑफ जागीरदार्स। दे वर गिविंग मिलिट्री सर्विसेज टू देयर रूलर। लेकिन अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई। तो जो बॉन्डिंग हर स्टेट में अमंग द जागीरदार्स और राजा थी वो बॉन्डिंग लूज होने लगी। और बोथ ऑफ देम, राजा एंड जागीरदार, दे आर लुकिंग एट अंग्रेज जो है वो हमारे बीच में फैसला करे, अंग्रेज हमारे अधिकारों की रक्षा करे। आपस में उनके विवाद होते हैं तो अंग्रेज सुलझाए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि हम किस तरह से अपनी आज़ादी गंवा बैठे। तो अब मैं जो अगले वीडियो में बात करना चाहूँगा वो मैं आधुनिक राजस्थान को क्रम से ही लूँगा और लगातार हर दिन नहीं या हर दिन भी या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपना वीडियो मॉडर्न राजस्थान को ही फोकस करके एक श्रृंखला के रूप में अपनी बात कहूँगा। बीच में अगर कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक आएगा उस पर बात करूँगा। तो मैं आप सभी जो व्यूअर्स हैं दे आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू दी persons who are interested in history or particularly in the history of modern Rajasthan. Thank you.